नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आम बजट के संसद में पेश होने के बाद बजट के नफे नुकसान पर मंथन शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि कोरोना से जूझ रहे देश के लिए ये बजट एक वैक्सीन की तरह है। बजट के कई पहलू ऐसे हैं जिनका असर आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। बजट से बुजुर्गों को कितनी राहत मिलेगी, पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने के पीछे क्या है सरकार का मकसद, और पीएफ जमा कराने वाले लोगों के लिए कैसे लेकर आया है ये बजट टेंशन, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बजट के तमाम पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। कैसा रहा इस बार का बहीखाता? बजट से आम आदमी को कितनी राहत? एग्री इंफ्रा सेस का कितना होगा असर? बजट से क्या खोया और क्या पाया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद के पटल पर आम बजट पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ऐसे कदम उठाए हैं जो बुजुर्गों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। कि 75 साल से ऊपर वालों को अब टैक्स में राहत मिले। अब इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें नहीं भरना पड़ेगा। आय का स्रोत पेंशन, ब्याज है, उन्हें आईटीआर नहीं फाइल करना होगा। सरकार ने पीएफ को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। पीएफ में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा जमा होता है तो खाता धारक को मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। फिलहाल पीएफ पर ब्याज दर 8% है। ब्याज से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस फैसले से ज्यादा पैसे सेव कर टैक्स बचाने वाले लोगों को झटका लगेगा। इससे ज्यादा वेतन पाने वाले लोग प्रभावित होंगे। टैक्स की इंटरेस्ट कमाने के लिए वॉलंटरी पीएफ का इस्तेमाल करने वालों को झटका है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए भी केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। बजट में पेट्रोल डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्री इंफ्रा सेस लगा है। सरकार का बयान है कि इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्री इंफ्रा सेस से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बेसिक और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की दरों को कम करने के बाद ये सेस लगाया गया है। सेस से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन करने के बाद सेस को उसके ऊपर लगाने में पूरे कस्टम ड्यूटी के गिरावट जो हुआ वो भरपाई करने के लिए सेस नहीं किया, उसको कम किया, मगर सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े। मीनिंग वी रिड्यूस द कस्टम्स ड्यूटी and we levied a disproportionate amount of cess. So it was not the exact amount of reduction of customs duty that we levied in the form of a cess. So if, for example, 10% was brought down of customs, we have only added 5 to 6% of cess. So Baki, if anything, has reduced the price to the end consumer, or else in some cases it retained the price. किसी का प्राइस उसके कारण ज्यादा नहीं हुई। ये रीएडजस्टमेंट है जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर हमें आता था या कस्टम ड्यूटी के ऊपर से हमारे कमाई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके उससे एक कार्व आउट निकाल करके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको नाम देकर अलग तलग कर दिया। उससे एडिशनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं है। सरकार ने बजट में जो प्रावधान किए हैं उन पर मंथन अब शुरू हो गया है। सबसे अहम सवाल ये उठ रहे हैं कि बजट में जो कदम उठाए गए हैं उससे वाकई राहत मिलेगी या राहत केवल दिखावे वाली साबित होगी। टीम के साथ वृद्धि हो। तो बजट में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है, जिसमें कि हेल्थ सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि सेक्टर पर भी, किसानों पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें पीछे भी छोड़ दिया गया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी को इस बजट में कितनी राहत मिली है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ प्रोफेसर आर के आर्य अर्थशास्त्री हैं, जुड़ गए हैं।
तपन तोमर प्रवक्ता बीजेपी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आर.के. आर्य जी, आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं क्योंकि जीडीपी काफी नीचे आ चुका है इस वक्त में, ये जो बजट आया है कैसे आप इस बजट को देखते हैं? क्या ये बजट आने वाले वक्त में विकास की ओर हमें लेकर जाएगा? देखिए, लगभग जो कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी के अंदर वो 7.7% है, जिसकी वजह से जीडीपी 7.7% कम रिकॉर्ड करेगा। और अगर नॉमिनल रेट पर, अगर रियल रेट पर देखें तो 12% की कॉन्ट्रैक्शन है। तो उसके चलते हम ये देख रहे हैं कि ये बजट के अंदर जो रिवेन्यू की पोजीशन है वो बहुत वीक थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा बोरोइंग की है, लगभग 12 लाख करोड़ की मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट करेगी। परंतु बोरोइंग के साथ पब्लिक को पैसे नहीं दिए जा सकते। उसका रीजन ये है कि जो रिवेन्यू की कंजम्पशन होती है उससे ग्रोथ नहीं होती है, परंतु गवर्नमेंट को ग्रोथ करने का मजबूरी थी, इसीलिए जो वित्तीय घाटा है उसको बढ़ाया गया है लगभग 6.8%, जबकि चाहिए था 3.5%। क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगी इसलिए कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर सर, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस लौटूंगी आपके पास। ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि इस बजट से आम जनता क्या कह रही है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं और दीप्ति भोपाल से हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, आप इसे समझते हैं, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जनता इस बजट को किस तरीके से देख रही है? देखिए, जो जनता की बात करें, हम आम जनता की बात करें तो गुंजन, आम जनता तो इस बजट से उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि उसे लग रहा है कि न तो उसने कुछ, उसके पास से कुछ गया, न तो उसे कुछ मिल पाया। हाँ, हालांकि महंगाई बढ़ने की बात जरूर आ रही है कि जो सेस लगेगा उससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो इस बजट में न तो टैक्स में कोई स्लैब में कोई बदलाव किया गया है, न कुछ ऐसी और नई चीज़ आई है जिसे लेकर आम जनता को सीधे तौर पर फ़र्क पड़े। और गुंजन, जो बजट है उसमें खास तौर पर ये बोला जा रहा है कि एक विजनरी बजट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया गया है उसका असर आज तो आम जनता पे शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ज़्यादा फंड दिया जा रहा है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उससे मार्केट की लिक्विडिटी पे सीधा फर्क पड़ेगा। और जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी, जॉब बढ़ेंगे, और जब मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी होगी तो निश्चित ही महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आम आदमी को सीधे तौर पे उसकी लाइफ स्टाइल पे भी फ़र्क पड़ेगा, और अगर जॉब ज़्यादा बढ़ेंगे तो उससे भी सीधे तौर पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आज देखें और ये पूछा जाए कि कॉमन मैन को क्या मिला, तो इस तरह से तो कुछ भी नहीं मिला। कोई टैक्स स्लैब में भी बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो एक आम आदमी होता है वो आम तौर पे टैक्स को देखता है और टैक्स पे बात करता है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें गुंजन, तो मध्य प्रदेश निश्चित ही घाटे में है, क्योंकि 3000 करोड़ कम होंगे मध्य प्रदेश के हिस्से से। राज्यों का जो हिस्सा है उसको कुछ कम किया गया है, तो ये दिक्कत जरूर है। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को पेट्रोल और डीजल पर और अलग जो है टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। जो एक्सेस लगाए जाते हैं, वेट लगाया जाता है, तो वो और बढ़ सकते हैं। तो आम जनता को अगर हाल फिलहाल कुछ क्या मिला अगर बोला जाएगा तो ये जरूर हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जनता के हिस्से में टैक्स और बढ़ जाए, क्योंकि राज्यों का हिस्सा जो कम हुआ है उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। जी गुंजन, ठीक है। आदित्य, जिस वक्त बजट आता है तो पूरे देश भर की निगाहें बजट पर टिकी होती हैं। आम जनता टकटकी लगाए हुए देखती रहती है कि आखिर उसके हिस्से में क्या आने वाला है। काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ किया गया है, लेकिन अगर मिडिल क्लास के लिए बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोग क्या सोच रहे हैं मिडिल क्लास वर्ग को लेकर? देखिए, पहले इस बात पर मैं अपनी बात रख देता हूं कि छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिला। छत्तीसगढ़ को 4 जो हैं सैनिक स्कूल मिले हैं, और रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक एक्सप्रेस वे मिला है छत्तीसगढ़ को। ये छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनेगा
जमीनें लोगों की खरीदी होगी और जमीनों से लोगों को पैसे मिलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण है। और रायपुर से विशाखापट्टनम वैसे भी फ्रिक्वेंटली लोग आना जाना करते हैं। अगर बेहतर रोड बन जाएगी, अभी बहुत घूम कर जाना पड़ता है, तो ये आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये कब तक बनेगा, ये बात थोड़ी सी दिक्कत में है, क्योंकि घोषणा होने के बाद बनने में काफ़ी समय लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो केंद्रीय करों में लाभांश जो प्रदेशों का बढ़ा है, जो छत्तीसगढ़ को अब 41% मिलेगा, पहले 32% मिलता था, अब 41% मिलेगा। उससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। लेकिन पिछला ही जो करों का जो लाभांश है वो बकाया हुआ है, जीएसटी की रकम बकाई हुई, वो अभी तक नहीं मिली है कोविड-19 के चलते। वो कब तक मिल पाएगा, उसके लिए भी एक सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा हुआ है। लेकिन आम लोगों में एक परसेप्शन बहुत अच्छा है कि नया कोई कर नहीं लगा है। देखिए, आम लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती। आप उनको बोलेंगे कि पेट्रोल में इतना सेस लग रहा है, ये सब लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को ये समझ में आता है यार नया कोई टैक्स नहीं लग रहा है ना, बेहतर है। इतनी परिस्थितियां खराब होने के बावजूद भी, इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी, जब जीडीपी इतना नीचे आ रही है, उसके बाद अगर सरकार कोई नया टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन नया टैक्स नहीं ले रही, इसका ये मतलब है साफ तौर पर कि पहले से स्थिति कम से कम बेहतर है। आम लोगों के लिए बेहतर स्थिति बनी रहेगी अगर उनको अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बाकी जो बात हुई है 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये सब देखिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। 75 साल से ज़्यादा उम्र के कितने लोग टैक्स देते हैं, ये एक बात बहुत बड़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो पेट्रोल में सेस लगाया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी भी वैट सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, लगभग 33% के आसपास पेट्रोल में डीजल वैट है, और वही 33% जो है वो डीजल में भी वैट है। अब सेस और लग जाता है तो निश्चित तौर पर बाकी चीज़ों का रेट बढ़ेगा। ठीक है, आम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर डीजल वाले को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर बाकी चीज़ों का तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो एक दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन आम लोगों में परसेप्शन इस बजट को लेकर ठीक ठाक है कि चलिए बहुत अच्छा नहीं मिला, लेकिन कुछ नई चीज़ तो हमको देनी नहीं पड़ेगी। ये पब्लिक में एक परसेप्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि अगर हमने कुछ खोया नहीं है, कुछ पाया नहीं है, तो हमने कुछ खोया भी नहीं है। चलिए ठीक है, आदित्य फिरोज सिद्दीकी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, दूरदर्शी इस बजट को कहा जा रहा है, काफी दूरदर्शी ये बजट है, दूरगामी इसके परिणाम काफी अच्छे होंगे। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है, विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। 20 लाख करोड़ की जो भारी भरकम पैकेज की इसमें घोषणा हुई थी जो कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। दूसरी बात, इन्होंने जो ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण भारत है, उसको पूरी तरीके से सरकार ने निराश किया है। जो 1,97,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, उसको कम करके 1,31,000 करोड़ किया है। कृषि क्षेत्र में भी बढ़ोतरी नहीं की है, 6% के करीब जो है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कृषि को, जिसमें पशुपालन, मत्स्य, हॉर्टिकल्चर सब मिला के देखेंगे तो 6% की कमी हुई है। 13% की उन्होंने सम्मान निधि, जो कृषक सम्मान निधि है, उसमें कमी की है सरकार ने। अब आप सेस पे आइए, जो डीजल पेट्रोल पे सेस लगाया है, ये सही है कि आम लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेस है, सेस का शेयर जो है वो राज्यों को नहीं मिलता। उससे राज्यों को जो है वित्तीय घाटा होगा, जो कि राज्यों का अधिकार था। अब उसका जो घाटा होगा, उससे राज्य मजबूर हो जाएंगे कि अपना उस डेफिसिट को मैनेज करने के लिए वो नया कर लगाएंगे। इससे ये लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि कोविड के बाद, जो लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई, और लोगों की ये जो व्यापार, व्यवसाय, नौकरी है, उसको बूस्ट करने के लिए इस बजट में हमें कहीं कहीं दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। किसानों की स्थिति को लेकर भी कोई नई योजना नहीं लाई सरकार, कोई नई योजना की घोषणा नहीं हुई इस बजट में। ये भी काफ़ी निराशाजनक है। किसानों की मांग थी कि अगर सम्मान निधि है तो आप 1.5 साल से किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अगर आप उसमें 6% इन्फ्लेशन को जोड़ेंगे तो कम से कम 7-7.5 हज़ार ही उसको बढ़ा देना था। उस पर भी सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की, वो 6,000 की 6,000 रही है। तो ये जो मोटा मोटा देखा जाए तो लोगों को कहीं कोई राहत नहीं है, कहीं कोई लोगों के जो कोरोना के बाद से आवश्यकता थी सरकार को, वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी तरह निराशाजनक बजट है। ठीक है, फिर उस सिद्दीकी जी, आपकी इसी बात को लेकर मैं तपन तोमर जी के पास जाऊंगी। तपन तोमर जी, आम जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर उस सिद्दीकी जी जैसा कह रहे हैं निराशाजनक बजट है, आप इस बजट को लेकर क्या कहेंगी? बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज को नहीं समझ सकती है। आम जनता इस बजट को देखेगी तो क्या अपने लिए पाएगी? नहीं, देखिए गुंजन जी,
मैं भी एक आम नागरिक हूं और आप भी एक आम नागरिक हैं, और आप और हम जब इस बजट को देखते हैं तो हम स्वयं ये पाते हैं कि आम नागरिक को अगर ये लगता है कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ तो उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इसलिए स्वाभाविक है कि जो फैजल भाई कह रहे हैं वो कितना सच है इससे समझ में आता है। लेकिन देखिए, मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं कि जितने भी आरोप सिद्दीकी जी ने लगाए, कहीं ना कहीं वो इन्हीं को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर ये सम्मान निधि की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 6,000 के साथ 4,000 रुपए भी देती है, जोड़ करके 10,000 रुपए किसान को सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं। तो ये लोग केवल गिद्ध राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं और आखिर बजट को समझना ही नहीं चाहते हैं। पहले से ही अगर टीका टिप्पणी की जाने लगेगी और भविष्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो कांग्रेस का कुछ नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जाना जा रहा है या पता चला है कि राहुल गांधी फिर से यूरोप भाग गए, तो ये इनके समझ से बाहर की बात है। लेकिन मैं आना चाहती हूं बजट पर। पिछले एक वर्ष से जिस तरह से हम लोग कोरोना महामारी को लेकर के जूझ रहे थे और पूरा विश्व जूझ रहा था, कहीं ना कहीं भारत ने पूरे विश्व मानपटल पर यह स्थापित किया कि भारत आत्मनिर्भर है, अपने आप को संभाल सकता है, न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, न केवल गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से, वरन विश्व के दूसरे देश जो उस पर बुरी नजर रखते हैं, जैसा कि चीन सीमा पर हमें परेशान कर रहा था, हम उसके सामने भी नहीं झुके और बराबरी से उसका सामना किया। ऐसी परिस्थितियों में आपदा को अवसर कैसे बनाया जा सकता है, जो चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको बाहर कैसे भेजा जा सकता है, इस पर भी काम हुआ। और कई चीजें ऐसी हैं जिनको भारत ने स्वयं ही बनाया और अब वो बाहर विदेशों में भी भेज रहा है। कुल मिलाकर के ये बजट न केवल युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए लाभकारी है। उनके आने वाले भविष्य को लेकर के किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, किस तरह से उनकी आय दोगुनी की जा सकती है, किस तरह से उनकी सर पर छत दी जा सकती है, किस तरह से महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा सकता है, इन सभी पर काम हुआ है। और ये सभी बातें आने वाले समय में जब दिखाई देंगी तब भी कांग्रेस केवल यही रोना रोएगी कि ये तो हमने 70 वर्षों में खड़ा करा था और अब ये दिखाई दे रहा है। इसलिए कुल मिलाकर के ये केवल अगर कोई यश देने की बात आती है तो वो यश खुद रख लेते हैं और दूसरा काम करता है तो उसको अपयश देने का प्रयास करते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आप ये बात तो समझेंगे कि बहुत बुरा वक्त निकल के चुका है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, जीडीपी इतनी नीचे गिर चुकी है। ठीक है तपन तोमर जी, मैं वापस लौटूंगी। फिरोज सिद्दीकी जी से मेरा सवाल है, आपने इतनी सारी खामियां इस बजट की गिनाई और आपने कहा ठीक है तपन तोमर जी मैं आऊंगी। फिरोज सिद्दीकी जी, निराशाजनक आप इस बजट को बता रहे हैं, लेकिन अगर शेयर मार्केट को देखें तो शेयर बाजार ने खुशी खुशी इस बजट को स्वीकार किया है। और भी कई सारे सेक्टर हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखें, इस वक्त देश को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत थी कि हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो किया है गवर्नमेंट की ओर से। तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसका स्वागत करेंगे या उसका भी नहीं करेंगे? देखिए, देश में आज सबसे बड़ी समस्या है लोगों के रोजगार की, पहली, दूसरा लोगों के जो छोटा व्यापारी है उसकी, तीसरे नंबर पे है हमारे किसानों की और मजदूरों की। आपने मनरेगा में भी क्या किया है, कम कर दिया पैसा। 1,11,000 करोड़ था, आपने उसको लाके 71-72 करोड़ पे ला दिया। जो मेरी जानकारी, मुझे याद है फिगर, आपकी जानकारी तो आज बंद करने की होती है। जो किसानों, मनरेगा को लगभग 1.5% बढ़ा दिया गया है। किसानों के लिए जो आज एक योजना की आवश्यकता है, लगातार उस योजना की आपने बात नहीं की। तीसरी बात यह है कि युवाओं के जो रोजगार है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एमएसएमईज को आपने बढ़ाने के लिए कोई नया सिस्टम सरकार नहीं लाई। उन्होंने कहा कि हम तो अब आपको लोन दे सकते हैं, लोन के लिए हम प्रावधान कर सकते हैं। ये तो राहत नहीं हुई ना। तो हमारा जो बेसिक इश्यूज है गवर्नमेंट के, वो देखना चाहिए। आपने रेलवे के लिए काम किया, आपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए काम किया जिसका बड़े ठेकेदारों को फायदा मिलेगा, लेकिन जो छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी आवश्यकता है उसके लिए सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जितना पैसा पिछली बार था उतना ही पैसा आज इस बार भी है, उसमें भी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है। एग्रीकल्चर में भी आपने पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो, बहुत थोड़ी थोड़ी आंशिक बढ़ोतरी सरकार ने की है। लोन, जो किसानों को लोन मिलता है 15 लाख करोड़ था, उसको 16 लाख के आसपास किया है, यानी मात्र 1 लाख करोड़ आपने तपन तोमर जी जवाब दे दीजिए फिरोज सिद्दीकी जी की बात का, उसके बाद में आचार्य जी के पास आएंगे। ठीक है फिरोज सिद्दीकी जी, तपन तोमर जी को सुन लीजिए। इकोनॉमी गई है, हमको उसको कैसे बूस्ट अप करना, पहले वो होना चाहिए था। ये हमारा कांग्रेस का पॉइंट है। देखिए, एमएसपी कांग्रेस के समय में जो 3% मिलती थी, आज वो लगभग 70% की ओर बढ़ चुकी है। मंडियां जिस तरह से बढ़ाई गई हैं और मंडियों को जिस तरह से बढ़ाया गया है, अभी 1,000 मंडियां और बढ़ाने का प्रयास लगातार हो रहा है। किसानों के लिए जिस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूं, स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको मालिकाना हक दिया जाएगा।
कागजों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो जाता था और रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से किसानों की जमीन हड़प लेते थे, ये किसी से भी छुपा नहीं है। इसलिए अब किसान स्वयं की जमीन का मालिक बन जाएगा, ये हम लोग सब देख सकते हैं। कृषि कर्ज को बढ़ा करके 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पहले 7 लाख करोड़ हुआ करता था कांग्रेस के समय में, और अभी 5 साल से 15 लाख करोड़ था, जो अब बढ़ा करके 16.5 करोड़ लाख करोड़ कर दिया गया। इसलिए फैजल भाई कुल मिलाकर के सभी चीजों को घटा करके बता रहे हैं, जबकि 1.5 से 2% अधिक बढ़ा दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है हर उस चीज को जो देश की जनता को। ठीक है तपन तोमर जी, लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर आर.के. आर्य जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। आर.के. आर्य जी, आपने राजनीतिक चश्मे से एंगल सुना, अलग अलग एंगल हैं राजनीतिक पार्टियों के, लेकिन अगर आपसे पूछें तो काफी सारी चीजें बजट में अच्छी होने के साथ साथ क्या कोई ऐसे पॉइंट्स भी ऐड हो सकते थे जिससे आम जनता के लिए वो पॉइंट्स अच्छे होते और दूरगामी परिणाम उसके अच्छे होते? देखिए, जहां तक रूरल सेक्टर का सवाल है, उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना चाहिए था मनरेगा में हायर एलोकेशन, जो लास्ट ईयर 1,11,000 करोड़ थी, परंतु अभी उसको घटा के 72,000 करोड़ किया गया है। एमएसएमईज को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमईज में 3 करोड़ फंक्शनल नहीं है, इसीलिए वर्कर्स अपने घर चले गए और माइग्रेशन के बाद वो वापस नहीं आए। ना तो उनको मनरेगा में काम मिलेगा और ना ही वो वापस यहाँ पर लौट पाएंगे। पॉवर्टी बढ़ेगी, मेल न्यूट्रिशन बढ़ेगा। मध्य प्रदेश जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन में सबसे हाईएस्ट है वो बढ़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा जो स्किल्ड वर्कर है, जैसे टेक्सटाइल के वर्कर्स है, और टेक्सटाइल पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग हो रही है, हेल्थ में सारी नहीं है, 2,38,000 करोड़। सैनिटेशन, वाटर और हेल्थ मिलाकर 2,38,000 करोड़ है। इसीलिए हेल्थ के ऊपर कुछ भी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई हुई है। और इसके साथ साथ जो 1,000 मंडी की बात की जा रही है, वो कब होगा कब नहीं होगा, वो बजट में खामखा की बातें कही गई है। ठीक है। इसके अलावा जो स्वामित्व का काम है वो कभी नहीं हो पाएगा। और 1 नेशन 1 कार्ड जो है वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करती है, सिविल सप्लाई ऑफिसर्स, तो वो अपने एम्प्लॉइज नहीं बढ़ाएंगे। तो ये स्कीमें जो कही गई हैं बजट में, ये फजूल की है। इससे बजट में आम आदमी को फिलहाल कोई फायदा नहीं हो गया, क्योंकि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन पिछले 3 साल से चल रही है। गवर्नमेंट की डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की गलत पॉलिसीज की वजह से, पहले से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वर्कर क्लास और वेज वर्कर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना, यानी कि जितनी भी राहतें दी गई हैं, बड़ी दिखावे की राहतें दी गई हैं आपकी तरफ से। तपन तोमर जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। तपन तोमर जी। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि दिखावे की का बजट दिया गया है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में जिस तरह से हम देख रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बनने की और आगे बढ़ रहा है, स्पष्ट समझ में आता है कि दूरदृष्टि के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय होते हैं और वो इस बात को लेकर के ही लगातार आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 5,71,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए जो आवंटित किए गए हैं, उसमें न केवल सड़क, हाईवे, मेट्रो रेल कॉरिडोर, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन, एयरपोर्ट, बिजली घर, टेक्सटाइल्स पर भी काम होगा, जिसके अंतर्गत रोजगार भी उपलब्ध होंगे और आम आदमी को वो सुविधाएं भी मिलेंगी जिसके अंतर्गत वो अपने रोजगार को आगे भी बढ़ा पाएगा और आत्मनिर्भर बनकर के देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में अपना सहयोग भी कर पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 34,000 करोड़ जो आवंटित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ये सभी चीजें, एक आम नागरिक की ये इच्छा होती है कि उसके परिवार के बच्चों को शिक्षा मिले, उसके घर के लोगों को स्वास्थ्य मिले, उसके बुजुर्गों को सहयोग निधि मिले, या उसके घर के युवाओं को रोजगार मिले, या वो काम की दृष्टि से भी अपने आप को किस तरह से आत्मनिर्भर कर सकते हैं। ये एक सपना होता है। कुल मिलाकर के ये बजट एक सपने को साकार करने जैसा है, जहां भारत देश की जनता न केवल शिक्षा, रोजगार, कृषि और महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोलती है, और हम लोग आने वाले समय में इसके परिणाम देखेंगे। क्या सपना साकार हो पाएगा? देखिए, 34 लाख करोड़
34 लाख करोड़ के बजट में 12 लाख करोड़ सरकार जो है मार्केट से बोरोइंग कर रही है। यानी जो सरकार है वो बजाय कर्ज पर निर्भर है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा आप तो ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कितना कर्ज लिया था? ये स्थिति अगर है और वो कर्जा कहाँ लगाया था? जो हमारे आर्थिक सलाहकार ने नहीं, कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में जो घर भरने का काम कर रही थी, बेसिक किसानों का मुद्दे थे, कर्ज माफी के नाम पे जो कर्जा उठा रही थी, वो कर्जा कहाँ गया? उन सरकार के मुद्दों पर आप जो देखिए, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा फैजल भाई। वो बेसिक मुद्दों पर आपने काम नहीं किया। आप देश को बेचने वाला ये बजट है, सारी कंपनियां बेचने वाला ये बजट है, ये बजट सभी लोग देश को बेचने वाला ये बजट है। ठीक है, ठीक है। आर्यन जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे बजट को देखकर आप कितना नंबर देंगे, तो आप 10 में से कितना नंबर इस बजट को दे पाएंगे आम जनता के लिहाज से, जिसमें कि मिडिल क्लास भी शामिल है, लोअर क्लास भी शामिल है और हाई क्लास भी शामिल है? देखिए कि हाई क्लास के लिए ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा पहले से भी, परंतु मिडिल क्लास को सैलरी में कोई रिबेट मिलनी चाहिए थी, बल्कि प्रोविडेंट फंड में जो सेविंग हो पाती थी वो भी अब टैक्सेबल हो जाएगी 2.5 लाख के बाद। और जो लो इनकम ग्रुप जिसकी बात आप कह रहे हैं, उसमें जो वेज वर्कर्स हैं उनको क्या फायदा होगा जब तक यूनिवर्सल बेसिक स्कीम नहीं लगाई जाएगी, जब तक 2000 रुपए पर मंथ आप लेबर को नहीं देंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। और मनरेगा के अंदर भी जो आपने वेजिस को घटाया है उसका प्रतिफल भी इसमें दिखाई देगा, और ये 34 लाख करोड़ जो है रियलाइज नहीं हो पाएगा। इसमें मेरा अंदाजा है करीब 30 लाख करोड़ का ही खर्चा हो पाएगा, क्योंकि टैक्सेस 22 लाख करोड़ मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें कि वो पब्लिक सेक्टर को बेचेगी या नहीं बेचेगी। ठीक है सर, इसीलिए जो 2 लाख करोड़ आने थे वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है, ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा आपके हिसाब से, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको फायदा होने की उम्मीद है, जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही है, जैसा कि सरकार सोच रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा हो पाएगा, क्या वाकई ये दिखावे का बजट है या वाकई अलग अलग सेक्टर्स में इसका फायदा होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।